नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं वो भारत का इतिहास जो है वो विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। और भारत के इतिहास में आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किस बारे में, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज अपने चर्चा करने वाले हैं किस बारे में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, मध्यकालीन भारत के इतिहास मतलब हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख जो है मुस्लिम आक्रांता कौन कौन थे, इसके बाद किस तरह से जो है मुसलमानों ने भारत के अंदर अपनी सत्ता को जो है वो स्थायी किया था, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखा तो इसको भी अपने दो भागों में डिवाइड करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग जो है उसमें नाम आता है सल्तनत काल। कौन सा काल आता है? सल्तनत काल। और दूसरा भाग है जिसको बिन बोलांगा मुगल काल। कौन सा काल है? मुगल काल। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में दो भाग में बांटे हैं, सल्तनत काल और दूसरा कौन सा है? मुगल काल। सल्तनत काल जो है मतलब इसके अंदर शासन जो है वो किनका था? सुल्तानों का है। तो ये मुस्लिम मुस्लिम ही है, लेकिन इसमें जो शासक है, राजा जो है वो किसकी उपाधि लगाते थे? सुल्तान की। मुगल काल के अंदर सुल्तान की उपाधि त्याग कर इन्होंने किसकी उपाधि धारण कर ली थी? बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। इसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। अब सल्तनत काल के अंदर अगर हम समय देखें तो लगभग अपने समय माना जाता है लगभग 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। मतलब सबसे पहले 1206 से लेकर 1526 तक मध्यकाल का शासनकाल माना जाता है। और मुगल काल की बात करें तो ये 1526 से प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें विशेषता तो अपने देखेंगे भी औरंगजेब की मृत्यु तक देखेंगे मध्यकाल के अंदर 1707 ईस्वी तक। अब जो मध्यकाल है या जो मध्यकाल का भाग सल्तनत काल है, इस सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहले नाम आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश आएगा? गुलाम वंश। इसके बाद में जो है वंश है उसका नाम है खलजी या खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। तीसरा जो इसमें शासन करने वाला है उसमें नाम आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। चौथा जो है उसमें नाम आता है आपके शैयद वंश। कौन सा वंश है? शैयद वंश। और पांचवा जो राजवंश है उसमें नाम आता है लोधी वंश है। कौन सा वंश है? लोधी वंश है। तो सल्तनत काल के अंदर अपने बात करेंगे कि सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैयद वंश और लोधी वंश। इसमें चर्चा करने वाले हैं। और किस तरह से जो है इनकी स्थापना की गई है उसके बारे में अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास का विषय जो सल्तनत काल है उसमें चर्चा करने वाले हैं। दूसरा भाग है मुगल काल। मुगल काल में अपने प्रमुख मुगल बादशाहों की चर्चा करेंगे जो इस समय के अंदर आए थे। कौन कौन थे? जैसे नाम आता है आपके बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद में नाम आता है शाहजहां, शाहजहां के बाद में नाम आता है औरंगजेब, औरंगजेब। तो इन सब की अपने जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने जो मध्यकाल में उठाएंगे वो काल कौन सा है? सल्तनत काल है, जिसका समय 1206 से लेकर 1526 तक माना जाता है। सल्तनत काल का समय है। इसमें इसके बाद में गुलाम वंश है। गुलाम वंश में अगर हम बात करें तो जैसे 1206 से लेकर जो है 1290 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है। इसी तरह से खिलजी वंश है, 1290 से लेकर 1320 तक इसका जो है शासन काल माना जाता है। तो ये जो है अपने अलग अलग राजवंशों की, अलग अलग राजवंशों में अलग अलग शासकों की जो है वो चर्चा करने वाले हैं। अब अपने इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से इस गुलाम वंश की नींव पड़ी है भारत के अंदर, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। या किस तरह से भारत में ये मुस्लिमों का जो स्थायित्व यहाँ हुआ है उसकी चर्चा करने वाले हैं। और किस तरह से ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रारंभ हुआ था, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना प्रस्तावना, तो प्रस्तावना देखनी है अपने किस तरह से जो है ये राजवंश भारत के अंदर आए थे। और उसके बाद में इन राजवंशों की चर्चा करने के पश्चात अपने चर्चा करेंगे कौन से काल की? मुगल काल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखेंगे किस तरह से जो है सल्तनत काल का स्थायित्व भारत में हुआ, या फिर बात करें गुलाम वंश की सत्ता जो है वो भारत में आई थी। तो इसमें मैं सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरब आक्रांता की।
अरब आक्रांता या अरब आक्रमणकारी। तो अरब आक्रमणकारी में आपने नाम सुना होगा कि जिसने भारत में एक कर लगाया था जिसका नाम था जजिया कर। तो जजिया कर लगाने वाला जो व्यक्ति जो अरब आक्रांता था, भारत पर पहला अरब आक्रांता जिसका नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम आता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला अरब आक्रमणकारी है, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत में 712 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये पहला अरब आक्रांता माना जाता है। मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास ही बता रहा हूं, जिसके अंदर किस तरह से सल्तनत काल की नींव भारत में पड़ी थी उसकी अपने चर्चा करने वाले। इससे पूर्व भी थे, लेकिन अपने सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे। मध्यकाल की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो है भारत पर आक्रमण करने वाले जैसे सिकंदर जैसे महान शासक भी हुए हैं, लेकिन मध्यकाल के अंदर प्रथम मुस्लिम जो आक्रांता है उसका नाम क्या आता है? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर क्या किया? आक्रमण किया था। देखो, सबसे पहले अगर अपने थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करें तो चर्चा करें। जैसे मान लो ये आक्रमण जितने भी भारत पर हुए हैं वो इसी क्षेत्र से हुए हैं, क्योंकि तीन और तो जो है वाटर हैं, इस तरफ जो है वो क्या है कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला है जैसे। और ये जो है ये भाग जो है ये आक्रमणकारियों का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इस क्षेत्र से ही जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं भारत पर आक्रमण किया। एक बार जो बताते हैं कि 1962 ईस्वी के आसपास जो है चीन ने यहां से आक्रमण कर दिया था, वो अलग बात है, बात की बात है। लेकिन मुख्यतः जितने भी आक्रमण होंगे वो भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमा से ही होंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के अंदर जो है वो आक्रमण किया था। तो वो सबसे पहले इसी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और क्षेत्र का नाम आता है कौन सा? सिंध। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण रहा है वो कौन से प्रांत पर रहा है? सिंध प्रांत पर रहा है। और सिंध का जो शासक था उसका नाम क्या आता है? दाहिर सेन। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया है वो किसने किया है? कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। और किस प्रांत पर किया है? तो सिंध प्रांत पर, जहां का राजा कौन था? दाहिर सेन। और इस जो आक्रमण है इस आक्रमण का उल्लेख भी किया गया एक अज्ञात जिसके लेखक हैं, जिस ग्रंथ का नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। तो बताते हैं दाहिर सेन चच वंश से संबंधित था। इसी तरह से जो है ये इसके पिता के समय में ये ग्रंथ जो है वो प्रारंभ किया। पिता के नाम पर इसका नाम जो है वो चचनामा रखा गया था। जो भी है वो अज्ञात है, लेकिन इसका रचयिता जो है वो अज्ञात है। तो दाहिर सेन जो है, इस दाहिर सेन जो है आक्रमण दाहिर सेन पर आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। दोनों के बीच में जो युद्ध माना जाता है उस युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध 712 ईस्वी। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस कौन है? दाहिर सेन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध माना जाता है? रावर का युद्ध माना जाता है, जिसमें दाहिर सेन जो है वो दाहिर सेन क्या होते हैं? इसमें पराजित होते हैं। इस युद्ध में दाहिर सेन क्या होते हैं? पराजित होती हैं। और कासिम जो है इसमें क्या रहता है? विजयी रहता है इस युद्ध में। तो ये पहली जो है भारत में मुस्लिम आक्रांताओं की विजय या जीत मानी जाती है। और दाहिर सेन जो है ये इसमें पराजित हुआ था। दाहिर सेन की पत्नी जिसका नाम आता है रानी देवी। क्या नाम आता है? रानी देवी। इस रानी देवी ने जो है वो क्या किया है? जोहर किया है। क्या किया है? जोहर किया है। और ये जोहर जो है वो माना जाता है भारत का प्रथम जोहर, जिसने लगभग 15,000 महिलाओं के साथ जो है वो क्या किया था? जोहर माना जाता है भारत का पहला जोहर है ये। ठीक है, रानी देवी ने किया है। वो किसकी पत्नी थी? दाहिर सेन की। क्योंकि
जैसे मान लो कि इस समय धारण किया था, केसरिया धारण किया गया था किसके द्वारा? दाहिर सेन के द्वारा। केसरिया होता है युद्ध भूमि में जब प्रवेश करते हैं, जो केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, वही क्या होती है कि वो क्या कहलाता है? केसरिया कहलाता है। किसने धारण किया? दाहिर सेन ने, और इसकी पत्नी ने जोहर किया। अर्थात अधिकतर तो मुस्लिम आक्रांताओं के समय हुआ ऐसा भी। मुस्लिम आक्रांताओं के समय राजपूती महिलाएं अपने आत्मरक्षा हेतु अपना आत्मसमर्पण कर देती है, अग्नि में जो है अपना आत्मसमर्पण कर देती है, जल में कर देती है, तो वो क्या कहलाता है? जोहर कहलाता है। पूरे विधि विधान से होता है जोहर, ठीक है। तो ये जोहर जो है, ये जोहर किया था। केसरिया और जोहर जब दोनों हो जाए तो वो क्या कहलाता है? शाका कहलाता है। तो भारत का पहला शाका या जो जोहर हुआ था वो दाहिर सेन की पत्नी रानी देवी के द्वारा या दाहिर सेन के समय में माना जाता है। और आक्रमण किसका था? तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण माना जाता है। तो ये पहला आक्रांता है, तो आपको याद रखना है। अब बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? दाहिर सेन की दो पुत्रियों को बंदी बना दिया, जिसमें नाम आता है सूर्या देवी, सूर्या देवी, और दूसरी कौन सी है? परमल देवी। सूर्या देवी और परमल देवी, इन दोनों को इसने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और सूर्या देवी और परमल देवी को बताते हैं कि खलीफा के पास भेज दिया था। कहां भेज दिया गया? खलीफा के पास। तब बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो है खलीफा के पास आता है। तो सूर्या देवी और परमल देवी ने इस खलीफा को मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध भड़काया और कासिम की क्या करवा दी? हत्या करवा दी थी। तब बाद में बताते हैं कि इस खलीफा को पता भी चला था कि ये षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या करवाई गई है। तब इन दोनों को इस खलीफा ने, सूर्या देवी और परमल देवी को, दोनों को क्या कर दिया? दीवार में चिनवा दिया था। इस तरह से जो कहानी है वो प्रारंभ में इसकी मिलती है। तो पहला अरब आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, पहला अरब आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी चर्चा आपने आपके सामने अभी की है। ठीक है जी, देखो और क्या हुआ था कासिम के आक्रमण के समय। तो सबसे पहली बात अपने को ये ध्यान रखना है कि जब ये भारत से लौटा था तो उस समय ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्यम, ये जो है ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्यम दोनों के दोनों गुप्त काल में रचित ग्रंथ हैं। खंड खाद्यम, इन दोनों को जो है इस मोहम्मद बिन कासिम अपने आक्रमण के समय में जो है भारत से कहां ले गया था? अरब ले गया था। बाद में बताते हैं कि इसी समय 8वीं शताब्दी के आसपास अल जाफरी ने इनका जो है अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो भारतीय ग्रंथों का कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया है? अरबी भाषा में अनुवाद किया है। ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्यम जो है, ये दोनों ग्रंथ जो है वो मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया था, जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ थे। ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर, याद रखना है आपको, कि कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? जजिया कर। अब जजिया कर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके जो है, आप एक मुस्लिम राज्य में रह रहे हो, थारो जी को राजा है वो एक मुसलमान है, और बिंग माँ अनेक अन्य जातियां की हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अन्य धर्मों के वहां लोग रह रहे हैं। जैसे मान लो कि एक शासक है और ये शासक जो है वो क्या है? मुस्लिम है। और ये मुस्लिम राज्य के अंदर अन्य जी जनता रहे, बाकी जितना भी लोग रहे, चाहे भाई हिंदू धर्म का है, चाहे भाई सिख का है, चाहे भाई ईसाई है, कोई भी धर्म है, ठीक है। तो ये जिका रेव है एक ये है कि हिंदू राज्य में रहने के बदला में अन एक के देवेगा कर देवेगा, ठीक है। सॉरी, मुस्लिम राज्य में रहने के बदले ये मुस्लिम शासक को ये जनता क्या देगी? कर देगी। जो कर क्या कहलाता है? जजिया कर कहलाता है। जजिया कर को भारत में सर्वप्रथम जो लगाया गया था वो लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम। बिया तो विशेषतः तो संपूर्ण भारत में कौन लाग्यो?
ये उत्तरी भारत सिंध वगैरह क्षेत्रों में लगा था, जिसका नाम क्या है, जजिया कर। तो भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। प्रमुख 2 कार्य माने जाते हैं इसके समय के। पहला तो मैंने आपको बता दिया अभी, प्रमुख ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो यहां से ले गए और इनका जो है कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया, अरबी भाषा में। दूसरा जो प्रमुख कार्य मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम कौन सा कर लगाया गया था, जजिया कर लगाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अरब आक्रमणकारी है। इसके बाद भारत पर जो आक्रमण करेंगे वो आएंगे तुर्क आक्रमणकारी। कौन आएंगे, तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, अरब आक्रमणकारी पहला ही। ठीक है, उद्देश्य आक्रमण करने का ये हो सकता है कि ये भारत की धन संपदा को लूटना चाहते हैं, पहला तो यही उद्देश्य माना जाएगा। दूसरा उद्देश्य इनका हो सकता है कि भारत के अंदर ये अपने धर्म का क्या करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इनके बाद में याद रखना है तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमणकारी। देखो तुर्क आक्रमणकारी में सारों पहला याद रखना है, नाम है सुबतगीन। किसने आक्रमण किया था, सुबतगीन ने लगभग 986 ईस्वी के आसपास जो है वो आक्रमण किया था। पंजाब वगैरह क्षेत्र जो है, जयपाल वहां का राजा था, तो वहां पर इसने आक्रमण किया था। सबसे पहले नाम आता है किसका, सुबतगीन का। तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। पहला तुर्क भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी क्या नाम आता है, सुबतगीन आता है। दूसरा जो है इसके बाद में आया तो प्रसिद्ध माना जाता है उसका महमूद। दूसरा जो आक्रमणकारी माना जाता है उसका नाम है महमूद गजनवी। क्या नाम आता है, महमूद गजनवी आता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला सुबतगीन हमने पढ़ लिया भाई, तुर्क आक्रमणकारी था। दूसरा महमूद गजनवी था। तो गजनवी जो है वो आक्रमणकारी, गजनवी जो है ये माना जाता है, और इसने लगभग 1000 से लेकर 1001 ईस्वी के मध्य जो है आक्रमण किए। सबसे पहले तो ये इनका मुल्तान वगैरह का क्षेत्र ये आक्रमण का केंद्र रहा था। इसके बाद में जो है ये आगे बढ़ता है सिंध वगैरह क्षेत्र में, पंजाब वगैरह क्षेत्र में। जैसे मान लो कि आगे बढ़ते बढ़ते ये कौन से क्षेत्र तक आ जाता है, अपने राजस्थान के बटनेर क्षेत्र तक आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है इसने मुल्तान होते हुए, सिंध होते हुए जो है ये आगे बटनेर तक इसने पहला आक्रमण 1001 से 1000 जो है सॉरी 1000 से 1001 ईस्वी के मध्य किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे इसने। महमूद गजनवी ने भारत पर, गजनी का शासक है महमूद गजनवी, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध, पहला तो बताइए मैंने आपको, सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है 1025 ईस्वी का इसका जो है 16वां आक्रमण था। 1025 ईस्वी का इसका जो 16वां आक्रमण है सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो आक्रमण इसने किया था वो किया था इसने भारत के एक मंदिर जिसका नाम क्या आता है, सोमनाथ मंदिर। कौन से मंदिर पर किया है, सोमनाथ। पूरे के पूरा जो है सोने का बना हुआ मंदिर था। ठीक है, इस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम। ठीक है, भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम भी नाम आवा इनको, मूलराज प्रथम। ठीक है, इसने सबसे पहले जो है सोमनाथ जो है इसके समय आक्रमण किया। बताते हैं शासक तो फरार हो गया, छोड़कर भाग गया था। ठीक है, यहाँ के ब्राह्मण है कुछ, वो इनका मुकाबला करते रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि महमूद गजनवी की सेना ने जो है वो यहाँ पर ब्राह्मणों का कत्लेआम करवा दिया। लगभग बताते हैं कि 50,000 ब्राह्मणों को काट दिया गया, यहाँ पर उनका कत्लेआम करवा दिया गया था। और सोमनाथ मंदिर पर क्या कर लिया गया था, गजनवी के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। तो महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर पर अधिकार कर लिया था इस आक्रमण के दौरान, तो सोमनाथ मंदिर पर अधिकार कर लिया था। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि महमूद गजनवी ने यहाँ पर लूटपाट मचाई थी, इतना धन लूटा कि अपने साथ जो भी ये साधन लेकर आया था वो सारे के सारे भर गए। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ट्रक, ट्रब्बा सारा भरी दिया, सारा का सारा ही भर के ले गयो।
सभी ले गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर का सोना खत्म नहीं हुआ था, सोना खत्म नहीं हुआ था। इसके पास जितने भी साधन थे वो सारे के सारे जो है बढ़ गए थे। बताते हैं कि इस तरह से इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इतनी अथाह संपत्ति अपने साथ जो है ये इस दौरान ले गया था। कौन ले गया? महमूद गजनवी ले गया था। अपने कौन से आक्रमण के दौरान? 16वें आक्रमण, जो कि कब माना जाता है? 1025 ईस्वी में माना जाता है। अब वही जानता वक्त की एक जब गयो नहीं तब बताया कि सिंध का जाटा, सिंध का जाटा के करो जाटों ने अड़बा ले ली किससे? महमूद गजनवी। इसको ही लूटना प्रारंभ कर दिया ऐसे मानते हैं। तो अब इसका जो अगला आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का, वो आक्रमण वो किसके विरुद्ध माना जाता है? सिंध के जाटों के विरुद्ध माना जाता है। 1000 जो है 26-27 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सिंध के जाटों के विरुद्ध किसका था? महमूद गजनवी का। इसका अंतिम 17वां आक्रमण माना जाता है सिंध के जाटों के विरुद्ध। और इसके बाद में बताते हैं कि 1030 ईस्वी के आसपास इन्हीं जाटों ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसकी? महमूद गजनवी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो ये जो है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने तुर्क आक्रमणकारी पढ़े हैं। पहला नाम है सुबतगीन, दूसरा नाम आता है किसका? महमूद गजनवी का, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसी के ही दरबार में था, महमूद गजनवी के ही दरबार में था, जिसका नाम अगर आपने सुना होगा अल बरूनी। अल बरूनी ने ही जो है क्या लिखी है? किताब उल हिंद लिखी है। क्या लिखी है? किताब उल हिंद, जिसे 11वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। 11वीं शताब्दी का या 11वीं सदी का क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में तीसरा जो तुर्क आक्रमणकारी है, जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन गौरी या मोहम्मद गौरी, जिसकी चर्चा अपने करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।